नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल को शुरू किया। एक ऐतिहासिक जीत हासिल की एनडीए ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे। 60 सालों के बाद मोदी जी ने उनकी बराबरी कर ली है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, अपने कार्यकाल को शुरू किया और पहली विदेश यात्रा की जब बात आई तो मोदी जी निकल गए इटली। हाँ, मोदी जी इटली गए हैं। अब इटली जाने के पीछे क्या कारण है मोदी जी का, ये भी समझिए। मोदी जी का इटली जाने के पीछे जो कारण है वो है G7। G7 की बैठक जो है वो इटली के पुगलिया में होने जा रही है और इटली में ये बैठक जो है ये 13 से 15 जून 2024 के बीच में हो रही है। मोदी जी आज यानी कि 13 जून को बैठक के लिए निकले हैं। 14 जून को इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की बातचीत होगी और फिर वो इस सम्मेलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो G7 में भाग लेने के लिए ही मोदी जी गए हैं इटली और ये मोदी जी की तीसरे कार्यकाल के दौरान पहली यात्रा है, विदेश यात्रा है। मोदी जी G7 में भाग लेने गए हैं तो G7 आपका चर्चा का मुद्दा है, तो हमको यहां समझना है कि G7 क्या है। G7 की जब बात करते हैं तो विश्व की 7 विकसित और बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उनका समूह है G7। विकसित है विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह है उसे हम G7 के तौर पर देखते हैं। सवाल यह है कि G7 चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी 50वीं बैठक इटली में होने जा रही है। ये इसकी 50वीं बैठक है। हर साल इसकी बैठक होती है, ये 50वीं बैठक है, इटली में होने जा रही है, इसलिए G7 चर्चा में है। G7 की स्थापना की हम बात करें तो इसके कारण हम लोगों को जान लेने की जरूरत है। किन परिस्थितियों में G7 की स्थापना हुई, तो समय याद रखिए 1973 का। 1973 का ये वो दौर है जब विश्व की व्यवस्था जो है वो शीत युद्ध से गुजर रही थी। एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ नाटो देश, इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है। मुख्य रूप से देखें तो रशिया और अमेरिका के बीच कोई वेपन वाला युद्ध नहीं था, एक वैचारिक युद्ध था। इसको पेपर वॉर के तौर पर जाना गया। एक कंपटीशन चल रहा था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को पीछे करने का। इसमें शीत युद्ध के अंतर्गत हम देखें तो समस्याएं विकराल हुई। एक तो इस समय हमें देखने को मिला तेल संकट, दूसरा हमें देखने को मिला आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी का दौर है, तेल संकट का समय है, शीत युद्ध चल रहा है, समस्याएं ज्यादा हुई। तो 1973 में 5 देश एक मंच पर आए थे। कितने देश एक मंच पर आए थे? 5 देश। इन 5 देशों में सबसे पहले तो आपको देखेगा अमेरिका। अमेरिका एक लीडर के तौर पर, बड़े देश के तौर पर था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपन्न था, इसने लीड करने का सोचा। यूएसए के बाद यहां हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस, यहां में देखने को मिलेगा जापान, यहां में देखने को मिलेगा ब्रिटेन और यहां में देखने को मिलेगा जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी उस समय की हम बात करें तो ये 5 देश रहे। इनका जो संगठन बना उसे G5 कहा गया था दोस्तों। G5 के तौर पर यह स्थापित हुआ और ये G5 के तौर पर जब स्थापित हुआ तो 1975 में इसकी बैठक हुई। इसकी बैठक जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी और इस बैठक के दौरान ही ये बन गया G5 से G6। क्यों बन गया G6? क्योंकि इसमें इटली जो है इसको जोड़ा गया। तो इटली इस संगठन का प्रारंभ से सदस्य के तौर पर हम बोलें तो हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जब 1973 में इसको आधारित बनाया गया था तो उस समय इसमें केवल 5 देश थे, यूएसए, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी। इटली G7 के तौर पर हम इसको जब देखेंगे तो पहले ये G6 के तौर पर हमें 1975 में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और G7 की स्थापना का समय भी यही था। अगर आप एग्जाम में देखेंगे या किसी भी जीके की किताब में पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि G7 की स्थापना कब हुई थी तो वो 1975 ही बताएगा। लेकिन इस समय तक हमें यहाँ G6 कंट्रीज देखने को मिल रही थी जिसमें
1975 में इटली नया नया जुड़ा था। इसके बाद 1976 में ये G7 के तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय इसमें कनाडा जो है ये जोड़ा गया था। मतलब कनाडा 1976 में इसमें जुड़ता और यहां से ये G7 के तौर पर अस्तित्व में आया था। मतलब 1973 में G5 था, 1975 में G6 हुआ जब इटली इसमें जुड़ गया, और 1976 में कनाडा के जुड़ने के साथ ये G7 हो गया। तो G7 यहां से हमें दिखाई पड़ता है, जो विश्व की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ये समूह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक मंदी, तेल संकट और विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी 1975 में पहली बैठक हुई थी फ्रांस में। उसके बाद से हर साल इसकी बैठक होती है। इसकी बैठकों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसकी बैठक में आर्थिक विकास सामंजस्य की व्यवस्था पर चर्चा की जाती है। इसकी बैठक में सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। ये हर वर्ष होने वाली बैठकों में आम है और एक सर्कुलर वे में इसकी बैठक की अध्यक्षता एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफर होती चली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। G7 की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि G7 जो है ये G20 का भी समूह है। अगर हम बात करें G20 तो ये सभी G7 कंट्रीज जो हैं वो G20 का भी हिस्सा हैं, जो G21 में बदल चुका है जब इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन 2023 के G20 के समिट के दौरान भारत के प्रयासों के बाद G20 का हिस्सा बन गया। तो ये G20 से G21 बना है। तो इसमें ये G7 कंट्रीज भी शामिल हैं। दूसरा कि G7 कंट्रीज जो है विश्व की 46% जीडीपी का नेतृत्व करते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में ये आगे हैं, पूंजी के मामले में ये आगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक इंपॉर्टेंट संगठन के तौर पर इन देशों ने आपस में ये सामंजस्य बनाकर संगठन बनाया था। कितने देश है इसमें? तो आप बोलेंगे यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कनाडा है और इटली है। ये 7 देश जो है वो इसमें शामिल है। क्लियर? अगर ये 7 देश शामिल हैं तो फिर बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां क्यों गए हैं? देखिए G7 कंट्रीज भले ही विश्व की 46% जीडीपी का नेतृत्व करने वाले देश हों, यहां ये नहीं भूलना है कि भारत के बिना इन्हें अपने विकास की अवस्था जो है वो अधूरी लगती है, नेतृत्व की अवस्था अधूरी लगती है। भारत की इनको जरूरत बहुत रही है। जैसे भारत, अगर हम IMF की बात करें तो विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत क्या है? विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, इसलिए इन्हें भारत की जरूरत है। तीसरी बात इसमें हम और देखें तो भारत क्या है? एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें भारत की जरूरत है। नेक्स्ट है कि भारत जो है वो बड़ा बाजार है, इसलिए इन्हें भारत की जरूरत है। इसके अलावा भारत का जो नेतृत्व है वो मजबूत नेतृत्व है। 60% से ज्यादा विश्व में पॉपुलर नेता की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है कि भारत की इकोनॉमी पिछले 3 साल से हम बात करें लगातार 7% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और भारत की इकोनॉमी लगभग 3.98 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम देखें विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और इस मामले में हम देखें कि भारत जो है वो इटली और कनाडा जैसे देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा देश है। तो ऐसे में भारत की जो जरूरत है वो G7 कंट्रीज को ज्यादा है। भारत इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है और भारत को इन्होंने आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कौन सा समिट है? 50वां समिट है ये G7 का। अब G7 का ये जो 50वां सम्मेलन है, इसके पहले हम बात करें कि इसका 49वां सम्मेलन भी हुआ होगा। 49वां सम्मेलन हुआ था जापान में। जापान के हिरोशिमा में आपको इसका
49वां सम्मेलन देखने को मिलेगा। इस सम्मेलन में 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत की गई, दूसरा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सबने वैश्विक तापमान के नियंत्रण को लेकर एक साझा घोषणा पत्र को लेकर भी बातचीत की थी। G7 का जो 49वां सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ, तो हिरोशिमा आप याद रखिएगा कि ये वही जगह है जहां 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय यूरेनियम बम से हमला किया था, परमाणु हमला किया था, जिसके घातक परिणाम हमें आज भी यहां देखने को मिलते हैं। तो ये G7 के बारे में हमने इंपॉर्टेंट बात की। जब आपसे ये पूछा जाए कि G7 किस प्रकार की संस्था, इसका स्वरूप क्या है, तो आपको बताना होगा कि एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पर स्थापित किया गया था और इसका कोई स्थायी सचिवालय हमें देखने को नहीं मिलता है। G7 में एक समय ऐसा भी आया था कि G7 से G8 हुआ। G8 कैसे हुआ था, तो उस अवधारणा को जरा समझ लीजिएगा कि 1998 की बात करें तो रूस जो है इसको इसमें शामिल किया गया, तो ये G8 हो गया था। हालांकि G7 में अमेरिका भी है और G7 में जैसे रूस को शामिल किया गया तो 2 विपरीत विचारधारा के देश जो थे वो शामिल हो गए थे। ज्यादा लंबा इनका साथ होना भी नहीं था। 2014 में क्रीमिया पर जब रशिया ने कब्जा किया, उसके बाद बात बिगड़ गई और रशिया को बाहर कर दिया गया। तो G8 से ये पुनः G7 ही रह गया और वर्तमान में ये G7 के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है, जो कि अंतर सरकारी संगठन है। हर साल इसकी बैठक होती है, चक्रीय रूप से देश दूसरे देश को इसकी अध्यक्षता सौंपते हैं और कुछ कंट्रीज को इसके सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है स्थायी तौर पर, जैसे कि भारत जाता है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट हमें दिखाई पड़ता है। तो ये G7 के बारे में हम लोगों ने बात की है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो इसकी इस बार अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली पहुंचेंगे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा और कहीं ना कहीं फिर देखिए यूट्यूब पे नई कहानियां चलती दिखाई पड़ेंगी, जैसे G20 समिट के दौरान नरेंद्र मोदी जी और इनकी अलग अलग कहानी जो थी वो वायरल कर दी गई थी यूट्यूब पे। तो वैसा कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब ये सबमिट हो जाएगा, इसके कुछ निर्णय निकलेंगे, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।